हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रतीक कौशिक। और तो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सी ए इंटर का जो टैक्सेशन है। तो टैक्सेशन में दो पार्ट होते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैंने दो चीज़ें, एक चीज़ लास्ट वीडियो में शेयर की थी, वो ये था कि डायरेक्ट टैक्स का जो रिवीजन ऑर्डर है वो किस तरीके से रहेगा। तो डायरेक्ट टैक्स जो है मतलब दो पार्ट है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें जो दो पार्ट हैं, एक तो सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है टैक्सेशन का। तो ये जो पेपर फॉर्मेट है, ये पेपर फॉर्मेट भी हमने डिस्कस कर लिया था। और इसमें मैंने डायरेक्ट टैक्सेशन का जो इनकम टैक्स है उसका रिवीजन ऑर्डर भी आपको बताया था कि कैसे आप उसका जो पूरा सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं और इसमें आप आराम से जो है अपना एग्जामिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब जो सेक्शन बी है 50 मार्क्स का जीएसटी वाला जो पोर्शन आता है, उसमें किस तरीके से जो है आपका रिवीजन ऑर्डर रहेगा कि आप 100% अपना सिलेबस कवर कर पाएँ और अपना जो भी एग्जामिशन के लिए आप यहाँ पे सिक्योर हो पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो ये रहता है कि आपकी अप्लीकेबिलिटी क्या क्या रहेगी। ठीक है ना। तो जब हम लॉ कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, जीएसटी पढ़ रहे हैं, बेसिकली लॉ यदि हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें पढ़ना क्या है। ये सबसे मेन चीज़ रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे एक तो फिनेंस एक्ट नंबर 2024 सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट अप टू 28 फरवरी 2025 तक, यहाँ तक के अमेंडमेंट देखते हैं। अब स्टडी मटेरियल जो है वो 24 एडिशन का है, तो 24 एडिशन का स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे देखना है। लेकिन ये जो स्टडी मटेरियल है ना, ये फुली अमेंडमेंट नहीं है, मतलब इसमें जो स्टेचुरी अमेंडमेंट्स हैं वो अप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने, आईसीआई ने अलग से स्टेचुरी अपडेट्स का एक पीडीएफ निकाला हुआ है, तो वो आपको रेफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अप्लीकेबिलिटी है इसकी। अब चलते हैं रिवीजन ऑर्डर में। अब ये रिवीजन ऑर्डर क्या है? तो रिवीजन ऑर्डर में सबसे मेन चीज़ आती है कि हम किस तरीके से अपना जो है अपना रिवीजन स्टार्ट करें, ताकि इसमें सबसे पहले तो यह है कि जो पेपर जिस तरीके से फ्रेम होता है ना, उस तरीके से हम अपना रिवीजन भी हम शेड्यूल कर पाएँ। तो इसमें जो पेपर फॉर्मेट रहता है टैक्सेशन का, वो देखो ये 50 नंबर का यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, जिसमें वही एक तो पार्ट 1 एमसीक्यू रहता है 15 मार्क्स का और एक रहता है डिस्क्रिप्टिव। अब एमसीक्यू का जो पैटर्न है वो किस तरीके का है कि एक केस स्टडी 6 मार्क्स का, एक केस स्टडी 6 मार्क्स का, फिर एक एमसीक्यू 2 मार्क्स, एक एमसीक्यू 1 मार्क्स। तो यहाँ पे जो लूज एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है ना, वो 3 मार्क्स के हैं और बाकी दो केस स्टडी हैं जो 12 मार्क्स की हैं। अब ये वेरी भी कर सकता है, एमसीक्यू का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। ये अगेन जो इंस्टीट्यूट ने मॉडल टेस्ट पेपर डाले हुए हैं, उन मॉडल टेस्ट पेपर से ये वाला फॉर्मेट मैंने लिया। ठीक है, तो ये चेंजेस भी हो सकता है, लेकिन 15 मार्क्स से ज़्यादा का तो नहीं होगा। तो 15 मार्क का एमसीक्यू है। बाकी है डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव में भी फिक्स पैटर्न है जो अभी इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है। इसमें एक तो कंपलसरी क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का। अब कंपलसरी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे दो पार्ट्स में आता है। ठीक है ना, इसमें दो चीज़ें आती है, एक तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ऐसे करके 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जबकि आप डीटी में देखोगे तो डीटी में 15 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आईडीटी में जीएसटी वाला जो पेपर है इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, एक 10 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का, ये फिक्स रहता है। उसके अलावा जो आपको जो दो क्वेश्चन करने हैं 3 में से, वो 10 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, उसका जो वायरिफिकेशन है वो कैसा है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। अभी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है इंस्टीट्यूट। और डीटी में होता है वो 6 मार्क्स और 4 मार्क्स का। अब ये 5 मार्क्स में भी जैसे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ गया, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ गया, या फिर 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन रहता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है ये डीटी का पेपर का फॉर्मेट रहता है। ठीक है, एक एमसीक्यू है, 15 मार्क्स का एमसीक्यू आता है और डिस्क्रिप्टिव है 35 मार्क्स का, जिसमें से जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का है। उसमें दो क्वेश्चन, एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन। रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन है 6 to 8, उसमें से आपको दो क्वेश्चन चूज़ करने हैं, वो 10 मार्क्स करेंगे। उनका वेरिफिकेशन कैसा है, वो है 5 मार्क्स का। ठीक है, और ये वेरी कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब डायरेक्ट टैक्स हमने डिस्कस कर लिया था, अब इनडायरेक्ट टैक्स में चलते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स में जो क्वेश्चन आते हैं कंपलसरी वाले, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 रहता है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1, तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं, 1A और 1B। तो 1B में जो क्वेश्चन रहता है 1A में, वो रहता है 10 मार्क्स का।
और इसमें रहता है 5 मार्क्स का। तो जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है जीएसटी की लाइबिलिटी निकालने का। जीएसटी लाइबिलिटी निकालनी है। अब उसमें वो कैसे भी बोल सकता है, मिनिमम जीएसटी लाइबिलिटी क्या है, नेट आईटीसी बताओ, ठीक है, मिनिमम जीएसटी पेबल कितना रहेगा। इस तरीके से वो एक जीएसटी का क्वेश्चन पूछता है जिसमें कुछ इनपुट्स के कुछ आउटपुट्स के ट्रांजेक्शन देगा और आईटीसी कैलकुलेट करवाएगा। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। जनरली ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में से पूछा जाता है। एक चैप्टर है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये वाला, इसमें से पूछा जाता है, लेकिन ये चेंजेस भी हो सकता है। जनरली ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का वैल्यू ऑफ सप्लाई में से पूछा जाता है, जिसमें से वो आपसे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्यूट करवाता है। तो इसमें आप देखोगे तो ये जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें से जीएसटी लाइबिलिटी निकलवाता है, तो यहाँ पे ये कंपलसरी है। इसको किस तरीके से अपन टैकल करेंगे, इसको अपन अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, ताकि पूरा का पूरा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाए। लेकिन बात ये आती है कि हम रिवीजन किस तरीके से अपना फ्रेम करें ताकि हमारा पूरा का पूरा सिलेबस एज पर पेपर फॉर्मेट जो है हमारा आईसीआई का, उसके हिसाब से कवर हो जाए। तो यहाँ पे देखो, ये जो ऑर्डर मैंने बनाया है, इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है चैप्टर नंबर 2 बेसिक्स का, जिसमें सप्लाई आती है, ठीक है, क्योंकि ये तो बेसिक होता है टैक्सेशन का, ठीक है। दूसरा चैप्टर है इसमें आईटीसी। ये आईटीसी का जो चैप्टर है इसमें से भी आपसे, क्योंकि जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें पूछता है आपसे आईटीसी की वर्किंग सेपरेट करनी पड़ेगी, तो ये भी आपको यहाँ पे कंपल्सरी करना पड़ेगा। फिर एक चैप्टर है 13 पेमेंट ऑफ टैक्सेस का। इसमें आपको जितने भी आपके लेजर्स होते हैं उन लेजर्स के बारे में जानकारी मिलती है, और पेमेंट ऑफ टैक्सेशन के बहुत सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको इसमें हेल्प करती हैं पहले क्वेश्चन को करने में, ठीक है। इस प्रकार से ये जो 3 आपके यहाँ पे स्टार्टिंग के चैप्टर हैं, ये आपको हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन को करने में, कौन सा 10 मार्क्स का क्वेश्चन करने में। तो ये जो चैप्टर्स हैं 3, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। इन सबको आपको प्रायोरिटी पे क्या करना है, रिवाइज करना है। तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, एक तो बेस भी तैयार होता है प्लेस ऑफ सप्लाई से, और एक प्लेस ऑफ सप्लाई का इंडिविजुअल क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। हालांकि ये जो क्वेश्चन होगा पूरा का पूरा प्रोविजनल बेसिस पे होता है, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ सप्लाई का जैसे मैंने बताया कि कंपलसरी क्वेश्चन का जो 1B है यहाँ पे 5 मार्क्स का, जनरली वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन यहाँ था। तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको कंपलसरी में पूछ रहा है। कंपलसरी का मतलब है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते। और वैल्यू ऑफ सप्लाई एक ऐसा चैप्टर है जिसको अलग से भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन भी आपसे इस अटेम्प्ट में सितंबर में पूछ सकता है। उसके बाद एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी है। एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी में से डायरेक्ट एग्जम्पशन तो नहीं पूछेगा, इसमें से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के और यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन, तो इसको हम एक सेपरेट जो है वीडियो उसमें डिस्कस कर लेंगे कि हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज पूरा का पूरा डिस्कस कर लेंगे जीएसटी में, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी 1 जो है आपकी खत्म हो जाती है। तो कैटेगरी वी में आप देखोगे ना, तो 20 to 25 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। 20 to 25 मार्क्स आराम से कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी 2 है। अब कैटेगरी 2 में आप देखोगे तो अदर चैप्टर्स में रजिस्ट्रेशन है, ईबी बिल। अब जैसे ईबी बिल आप देखोगे ना, ईबी बिल का कंपलसरी क्वेश्चन है। कंपलसरी क्वेश्चन का मतलब है कि हर एग्जाम में ईबी बिल का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में। लास्ट आप कितने भी अटैम्प्ट के क्वेश्चन उठा लो, उसमें आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक ईबी बिल का क्वेश्चन है, वो मिलेगा ही मिलेगा। टीडीएस टीसीएस अगेन इसमें से भी आपसे इस वाले अटैम्प्ट में क्वेश्चन आ सकता है। फिर यहाँ पे आता है चार्जेस ऑफ जीएसटी। देखो यहाँ पे मैंने कैटेगरी 1 में चार्ज ऑफ जीएसटी में से कंपोजिशन स्कीम कवर की, ठीक है, और यहाँ पर इसका रिवर्स चार्ज वाला, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। कैटेगरी 3 है जो 10 to 50 मार्क्स कवर करती है, उसमें से आपके फिर अदर रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, जैसे कि रिटर्न्स है, टैक्स इनवॉइस है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स है, और फिर जीएसटी का जो बेसिक चैप्टर है। अब इसमें से भी जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो प्रोविज़न के बेसिस पे आते हैं, मतलब डायरेक्ट प्रोविज़न आपसे पूछता है, डायरेक्ट प्रोविज़न के क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। जैसे ईबे बिल हुआ, ठीक है ना, ये भी डायरेक्ट प्रोविज़न के क्वेश्चन है। इसमें मतलब आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ईबे बिल हुआ, टीडीएस टीसीएस हुआ, इसमें आपको कुछ भी नहीं लगाना, सीधा प्रोविज़न आपको याद करना है और प्रोविज़न के बेसिस पे आपको इसमें क्या करना है, आंसर प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा आप यहाँ पे रिवीजन है वो अपना इसके हिसाब से फ्रेम कर सकते हो, और आप
पास्ट पेपर का एनालिसिस भी करोगे तो आप देखोगे ये जो कैटेगरी 1 है, इस कैटेगरी 1 में हर अटेम्प्ट में से क्वेश्चन है, हर अटेम्प्ट में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर कैटेगरी 2 आती है, तो कैटेगरी 2 जो रहती है इसमें से भी क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन तो सारे चैप्टर्स में आते हैं, लेकिन एक वे ऑफ लर्निंग रहता है, इसको रिवाइज़ करने का एक फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। अब जैसे मान लो आप इन चैप्टर्स को पहले रिवाइज़ करने लग गए, तो ये चैप्टर्स थोड़े कम इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इनमें से आता है, लेकिन ये प्रोविजनल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब किसी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया, किसी में नहीं आया, इस तरीके का इसमें रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है रिवीजन ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि टैक्सेशन का जो पेपर है सीए इंटर का, वो हम अप्रोच कैसे करें। टैक्सेशन का मतलब पूरा डीटी और आईडीटी का, तो डीटी और आईडीटी का जो अप्रोच रहता है पेपर को तैयार करने का, वो थोड़ा डिफरेंट रहता है दोनों में। मतलब जब हम डीटी पढ़ते हैं तो उसका अप्रोच डिफरेंट रहता है, और जब हम आईडीटी पढ़ते हैं तो उसका अप्रोच जो है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। अब डीटी में आप देखोगे तो जनरली प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स का जो पेपर रहता है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर रहता है, प्रैक्टिकल बेस, क्योंकि इसमें रूम नहीं है एग्जामिनर के पास कि वो प्रोविजनल डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछ सके। थ्योरी क्वेश्चन का मतलब डायरेक्ट प्रोविजनल के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सके। तो यहाँ पे जो थ्योरेटिकल चैप्टर में से आता है ना, ये आता है रिटर्न फाइलिंग वाला चैप्टर, ये वाला। इसमें से एक क्वेश्चन आता है कंपल्सरी, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, लेकिन बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल रहता है, ठीक है ना। तो जब हम डीटी को हम पढ़ेंगे तो हमारा अप्रोच रहना चाहिए प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब कैसे कि जैसे हमने बहुत सी बार क्या होता है कि हमने डीटी का भी सेक्शन बहुत अच्छे से याद कर लिया, प्रोविजन अच्छे से याद कर ली, लेकिन जब उसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं ना तो वो हमसे सॉल्व नहीं होगा। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि डीटी में आपसे डायरेक्ट प्रोविजन के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। डीटी में आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रैक्टिकल बेसिस पे। जैसे कि आप कहते हो कि मैंने है ना टैक्स रेट बहुत अच्छे से याद कर ली, सारी की सारी टैक्स रेट इंडिविजुअल की मुझे तो उंगलियों पे याद है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है यदि आप उसका प्रैक्टिकल क्या नहीं कर सको, सॉल्व अच्छे से नहीं कर सको एग्ज़ाम में। उसको किस तरीके से, जो आपका लिमिटेड टाइम है उसमें आप उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है। तो जब हम डीटी पढ़ते हैं तो डीटी को पढ़ने का हमारा जो अप्रोच रहना चाहिए वो प्रैक्टिकल रहना चाहिए। हम कितना भी प्रोविज़न को अच्छे से याद कर लें, जब तक हम प्रैक्टिकल को अच्छे से टाइमली नहीं कर पा रहे हम पेपर को अटेंड नहीं कर पाएंगे। वहीं यदि हम जीएसटी की बात करें तो आप जीएसटी में देखोगे तो जीएसटी में जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है वो कैसे रहता है कि इसमें प्रोविजनल बेसिस पे भी क्वेश्चंस रहते हैं और इसमें प्रैक्टिकल भी रहते हैं। तो जीएसटी को पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ से जैसे आप ये वाले जितने भी चैप्टर देखोगे, रजिस्ट्रेशन है, ईबी बिल्स है, रिटर्न्स, टैक्स इनवॉइस, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स, बेसिक्स, ठीक है, ये पूरे के पूरे प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब कम से कम आपके यहाँ पे 7 से 8 चैप्टर जो है ना, ये तो आपके कैसे हैं 7 to 8 चैप्टर जो है ना वो तो आपके प्योर थ्योरी के ही होगा एक तरीके से, मतलब डायरेक्ट प्रोविजन वाले पेपर होगा। तो टोटल 15 चैप्टर्स में से जब आपके 50% कैसे हैं डायरेक्ट प्रोविजन के क्वेश्चन है, और 50% जो है आपके एक तरीके से जैसे प्रैक्टिकल पूछ सकते हैं। अब जैसे रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर हुआ तो यहाँ से ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है कि एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट करके बताओ क्या इंक्लूड हुआ क्या एक्सक्लूड हुआ टर्नओवर में, उस तरीके का क्वेश्चन। नहीं तो फिर क्या है, इसमें सीधा डायरेक्ट प्रोविजन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है। ईबी बिल वो थ्योरी है, टीडीएस टीसीएस वही प्रोविजन है, रिटर्न प्रोविजन है, ठीक है। रिवर्स चार्ज का ठीक है, अच्छा है कि रिवर्स चार्ज का वो किसी जीएसटी लाइबिलिटी कंप्यूट करने के क्वेश्चन में से कोई चीज़ डाल दे, ठीक है। अकाउंट्स रिकॉर्ड्स पूरा का पूरा थ्योरी है, बेसिक्स पूरा का पूरा प्रोविजन के बेसिस पे है। फिर हम एग्जामिशन में जाते हैं तो यहाँ पे भी वही है, प्रोविजन है। अब इसमें से क्या है कि वो आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे बना के दे सकता है कि भाई टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, उसमें से वो चीज़ ले ली, तो वो प्रैक्टिकल अप्रोच हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो अप्रोच रहना चाहिए जीएसटी को पढ़ने का वो आपको प्रोविजन बेसिस पे भी रहना चाहिए। अब होता क्या है कि जब हम डीटी पढ़ते हैं ना तो हमें मज़ा आता है प्रैक्टिकल 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 करने का, और जब हम जीएसटी में जाते हैं तो हम सेम अप्रोच फॉलो करते हैं जीएसटी के लिए भी, और चीज़ उल्टी हो जाती है। जब हम पेपर आता है उस पेपर में हम देखते हैं कि थ्योरेटिकल एकदम डायरेक्ट प्रोविजन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम कहते हैं पेपर हार्ड हो गया, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूट जो है वो साफ इसको क्लियरली बताता भी है। मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ यहाँ पे, जो इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पे दिया हुआ है, और वो ये है स्किल वाइज वेटेज दिया हुआ है इंस्टीट्यूट। तो ये जो स्किल वाइज वेटेज दिया हुआ है इंटरमीडिएट का, हम देखोगे इसमें ये जो इनकम टैक्स वाला पोर्शन है, ठीक है, इस इनकम टैक्स वाले पोर्शन में आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा
कि ये आपसे बोल रहा है 5 to 20% जो है ना मेरा, वो कैसा है, मेरा कॉम्प्रिहेंसिव या फिर नॉलेज की बेसिस पे है, और 80 to 95% जो मेरा पोर्शन है वो कैसा रहेगा, एनालिसिस और एप्लीकेशन वाला रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच चाहता है। वो आपसे थ्योरेटिकल प्रोविजंस नहीं पूछेगा, गिनती का सिर्फ 1-2 चैप्टर्स है वहाँ से पूछेगा बस। ठीक है, वो भी आप ऑप्शनल में छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे पूरा रूम है कि आप थ्योरेटिकल बेसिस पे डायरेक्ट प्रोविजन आपसे नहीं पूछेगा कि प्लीज़ राइट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194A। 194A में TDS के सारे प्रोविजन बताओ, नहीं, वो वहाँ पे प्रैक्टिकल पूछेगा, बात खत्म। GST में क्या है, उल्टा है। GST में उल्टा 15 to 45% का जो है ना एरिया, वो बोल रहा है कम्प्रिहेंसिव नॉलेज में कवर करूँगा, और एनालिस्ट एप्लीकेशन में कितना कवर करूँगा, 50 to 85%। मतलब यहाँ पे जो पूरा है पोर्शन, वो कैसा है, हाफ हाफ तरीके का है कि GST लाइबिलिटी कंप्यूट करने के लिए भी क्वेश्चन पूछ लेगा, और थ्योरेटिकल डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेगा डायरेक्ट प्रोविजन को उठा के। तो ये अप्रोच बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको ये ध्यान रखना कि जब आप इनकम टैक्स पढ़ो, आपका जो है अप्रोच प्रैक्टिकल रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप पूरा जब DT का पास्ट पेपर, कौन सा भी पास्ट पेपर उठाओगे, वो आपको प्रैक्टिकल वैसे ही मिलेगा, लेकिन GST का मिक्स मिलता है, उसमें प्रोविज़न भी होते हैं, और कभी कभी तो वो डायरेक्ट प्रोविज़न के बेसिस पे पेपर बना देते हैं DT GST का भी, तो वहाँ बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इसमें ये वाली अप्रोच हमेशा ध्यान रखना। और ये अप्रोच बाकी चैप्टर आप देखो, जैसे एडवांस अकाउंटिंग है, तो एडवांस अकाउंटिंग में बोल रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज 5 to 15%, एनालिस्ट एप्लीकेशन 85 to 90%। मतलब आप देखो एडवांस अकाउंट पूरा का पूरा प्रैक्टिकल रहने वाला है। हाँ, कुछ चैप्टर्स में से थ्योरी पूछ लें। ठीक है, लॉ में आप देखोगे तो लॉ में तो पूरा पेपर एक सिनेरियो बेसिस पे बनता है। तो इसमें जितने भी प्रैक्टिकल आप देखोगे, यहाँ पे आप कॉस्टिंग अकाउंट देखोगे तो उसका भी सेम है, FM देखोगे सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, GST पढ़ रहे हैं, हमें कचरा नहीं पढ़ना। कचरा पढ़ने का मतलब है कि हम जब DT पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल फोकस होना चाहिए। तो हम जितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे, जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना ही हमारा प्रोविज़न क्या होगा, मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो अलग से प्रोविज़न रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सेलेक्टिव का मतलब ये है कि जब हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं, अब जैसे आप बेसिक चैप्टर पढ़ रहे हो, अब बेसिक चैप्टर में कितनी सारी थ्योरीज के क्वेश्चन हैं कि इंडिविजुअल की डेफिनेशन बता दो। अब जब आप किसी भी टीचर का भी उठाओगे क्वेश्चन बैंक, या फिर इंस्टीट्यूट ने भी बहुत सारे थ्योरिकल क्वेश्चन डाल रखे हैं, SSC क्या होता है, HUF में डिफरेंस बताओ, ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आएगा और वो आप आराम से लीव कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आप हर चैप्टर में इतनी सारी थ्योरी पढ़ने लगोगे तो आपका कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, और एग्जाम से 1 डे पहले तो बिल्कुल नहीं होगा, और एग्जाम में उस तरह का फॉर्मेट आना भी नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अप्रोच रखोगे, DT के लिए अप्रोच रखोगे प्रैक्टिकल, और जब आप GST पढ़ोगे तो वहाँ पे आप रखोगे मिक्स, मतलब आपको प्रोविज़न भी पढ़ने पड़ेंगे। GST में क्या होता है कि इंटर लेवल पे बच्चे प्रोविजंस पढ़ने से बचते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल उसमें मज़ा आता है कि यार प्रैक्टिकल जितना रहे उतना बढ़िया है, और DT में तो होता भी है कि भाई सारी चीज़ें तरीके से प्रैक्टिकल आती हैं। ठीक है, लेकिन GST में ऐसा नहीं होता, और इस वजह से GST में दिक्कत आती है स्कोर करने में भी। ठीक है, तो बाकी डिटेल में हर चैप्टर में से, अब जैसे थ्योरेटिकल है GST में जो चीज़ें हैं वो आपकी ज़्यादातर थ्योरेटिकल हैं, लेकिन वो भी थ्योरेटिकल बहुत सेलेक्टिव होती है। जैसे रिटर्न चैप्टर है, तो रिटर्न चैप्टर बहुत सेलेक्टिव पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पहले आप सारा कुछ नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन तो वो सेलेक्टिव भी कैसे तैयार होता है, तो सेलेक्टिव भी जिस तरीके से तैयार होता है वो भी हम क्या कर लेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं पे क्लोज़ करूँगा, और मैं आपसे यही कहूँगा कि जब आप अभी तो आप जो भी है, जिसका भी नहीं हुआ है क्लियर, आप आराम से अपनी कॉपीज़ वगैरह मंगाइए। सबसे पहला काम आपका यही रहना चाहिए, कॉपीज़ को इवेल्युएट कीजिए। ठीक है, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है, उसके बेसिस पर आप बैठे नहीं रह सकते। ठीक है, और May 25 के सजेस्टेड आंसर्स इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ कर दिए हैं, उसकी आप मदद ले लीजिए, और वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। ये जो PDF है, ये PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, DT का मैंने शेयर कर रखा है, IDT का भी मैं शेयर कर दूँगा, और भी एग्ज़ाम्स टिप्स जो है, ठीक है, मैंने भी CA किया तो भाई मेरे भी अटेम्प्ट लगे इंटर में, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे जो है आप ये अप्रोच फॉलो करो, सही अप्रोच, और आपके अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, बाय।